आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर हम बात करेंगे अपने चैप्टर 2 की। और जो है लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को चैप्टर 1 पढ़ा दिया था। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जितना भी हमसे कवर हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो बच्चों इसका पहला टॉपिक ही क्या है, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगर देखा जाए कि एक देश है, मान के चलो बच्चों मेरी डिजाइनिंग कुछ अच्छी नहीं है, ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से जो है हमारा इंडिया है। इधर हमारा कौन है, पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, भूटान है, और इधर हमारी श्रीलंका। ठीक है। तो जितनी भी हमारी ये बाउंड्री लाइन है हमारी इंडिया की, जनरली अगर ये किसी सिंपल पर्सन से पूछा जाए तो हमारे लिए बेसिक टर्म्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी वही होती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्पज से पढ़ेंगे तो बच्चों हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो ये नहीं होती है। ठीक है। इसके लिए जो है मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है। जरा मैं एक बार इसको रफ कर दूं। ठीक है, ये हमने रफ कर दिया। और हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि मान के चलो कि उसका जो डायरेक्टली, अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बात बोलूं, कि इनका जो मतलब होता है डायरेक्टली बेटा इनकम से जुड़ा होता है। ठीक है। अगर कोई पहली पॉइंट हम पढ़ के चलते हैं कि अगर कोई भी हमारा शिप है, ठीक है, वो दो देशों के अलग अलग देशों के बीच में उड़ता है, जैसे कि मान के चलो एक एयर इंडिया का प्लेन है। ठीक है। एयर इंडिया का प्लेन है, वो आपका किसके अंदर चलता है, जापान और रूस के अंदर चलता है। ठीक है। अब जापान और रूस के अंदर उसका आना जाना है, आना जाना है, लेकिन जो उसका ओनर है वो कौन है, एयर इंडिया। और आप सबको पता है कि एयर इंडिया जो है वो इंडिया की कंपनी है। तो इससे यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होती है उस इनकम को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मान लेंगे। लेकिन अगर ध्यान दो, तो ना ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जापान आता है और ना ही रसिया आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम शिप्स, एयरक्राफ्ट, विसल्स, जो भी चीजें हैं जो दूसरे देशों की कंट्री के बीच में चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है हमारी इंडिया से जनरेट होता है, तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मानते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा फिशिंग वेसल्स वाला है। फिशिंग वेसल्स, मान के चलो ये हमारी इंडिया की एक बाउंड्री है। ये हमारी क्या है, इंडिया की एक बाउंड्री है। और यहाँ पे बहुत सारा बड़ा समुंदर है। लेकिन उसकी जो डोमेस्टिक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है वो केवल इंडिया में इतने में पानी में है। और यहाँ भी पानी है, लेकिन ये पानी का बॉर्डर कैसा है, ये इंटरनेशनल है। अगर कोई इंडिया का मछुआरा जो है अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए वो इंडिया से बाहर चला जाता है, दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे देश की सीमा के अंदर के नहीं घुसना है, हम इंटरनेशनल वाटर में चले जाते हैं और मछली पकड़कर शाम को हम अपने दोबारा से घर के अंदर आ जाते हैं, तो वो पार्ट जो हमारी इंडिया का पार्ट नहीं है, हम उसको भी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मान लेंगे। तो बच्चों जो ये कुछ एग्जांपल है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो या अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ आप लोग को जो है किसी भी चीज को अच्छे से समझाना, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा और कोई मोटिव नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको इतना है कि वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगे, और तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और प्लीज लाइक जरूर कर देना मेरी वीडियो, ताकि उससे क्या है, मुझे हौसला मिलता है कि हाँ भाई मेरी वीडियो जो है वो अच्छी खासी चल रही है। और जो है मुझे उससे क्या मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। चलिए बच्चों, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी एम्बेसीज की। बच्चों एम्बेसीज तो आप लोग अच्छे से जानते हो क्या होता है। एम्बेसीज होता है जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर एक दिल्ली है। ठीक है। और इस दिल्ली के अंदर जो है अलग अलग देशों की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, जापान की है, रसिया की है, और जो है पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, हर किसी की यहाँ पर मान के चलो कि एक एम्बेसी है। अब जो टेरिटरी एम्बेसी इंडिया के अंदर, जैसे कि अमेरिका की जो एम्बेसी है वो आपकी इंडिया के अंदर है, तो हम एम्बेसी को जितनी जितनी एरिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, हम उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, ठीक है, अमेरिका के अंदर इतने पार्ट के अंदर है, तो हम इतना पार्ट जो अमेरिका के अंदर है इस पार्ट को भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मान लेंगे। कोई भी एम्बेसी है, कोई भी मिलिट्री है, अगर किसी विदेशी का, हमारा जो मिलिट्री है, हमारा जो
एम्बेसी है वो दूसरे देश में जाकर होता है, तो उस दूसरे देश की उतनी बाउंड्री को हम अपनी बाउंड्री एज्यूम कर लेते हैं। सेम अपोजिट इसका उल्टा होता है कि अगर किसी भी विदेश का एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर है, तो इंडिया की उतने पार्ट को हम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में पार्ट में कवर नहीं करते हैं। तो बच्चों बस मेरा होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा तीसरा पॉइंट भी। इन द सेंस अब दूसरी बात करते हैं हम लोग अपने नॉर्मल रेसिडेंट की। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? भाई नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए जो है केवल दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, 1 ईयर का आप लोग का जो है इसके अंदर रहना चाहिए, यानी कि 1 ईयर का रेसिडेंस होना चाहिए। आप पिछले 1 साल से जो है लगातार इंडिया के अंदर रह रहे हो, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों आप लोग का इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर कितने पार्ट हैं? दो। आपका जो है स्पेंडिंग भी इंडिया के अंदर, यानी कि जो आपका खर्चा है, खाना पीना है, रहना सहना है, सब यही है। और आपके बच्चों इनकम भी यहीं से जनरेट होनी चाहिए। कि अगर आपसे कोई पूछे भाई नॉर्मल रेसिडेंट हम कैसे काउंट करेंगे, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि उसका 1 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए, साथ साथ जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है, उसकी स्पेंडिंग और उसकी इनकम जो है वो यही होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट। अब विदेशों से जो है फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बेटा, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या विजिटर्स आप उनको बोल सकते हो। तो टूरिस्ट आते हैं जो इंडिया में आते हैं, घूमते हैं, आगरा ताजमहल, देखा, यानी कि आगरा में ताजमहल है, इंडिया गेट देखा, रेड फोर्ट्स देखा। तो ये सब देख के जो है वो 1-2 महीने, 3-4 महीने कुछ वो अपने कंट्री में रिटर्न हो जाते हैं। तो उनको जो है हम नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं करते। बेटा अगला है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अगर किसी एम्बेसी के अंदर फॉरेन स्टाफ है जो कि इंडिया में ही रहता है, लेकिन हम उसे इंडिया का पार्ट नहीं मानते। ठीक है बच्चों। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्या होती है हमारी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि हमारी क्या होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या होता है कि ये मान के चलो, जैसे कि अभी आपको पता है कि G20 है, बट बच्चों अभी इंडिया के अंदर हो रहा है। और इस G20 के अंदर क्या है, अलग अलग देशों से लोग आते हैं और जो है अपनी बातें बताते हैं, जैसा भी है। तो वो लोग जो हैं अभी इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, और लेकिन वो इंडिया के अंदर होते हुए भी हम उसे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे, वो विदेश के अंदर ही जाते हैं। ठीक है बच्चों। एक होता है हमारा बच्चों बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर कौन होते हैं? मान के चलो बेटा ये इंडिया है और ये नेपाल है। आप सबको पता है कि इंडिया और जो नेपाल है वो बहुत ही पास पास होते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, मान के चलो कि इंडिया के अंदर एक स्टेट है बिहार। ठीक है, बिहार के कुछ लोग जो है इंडिया में नेपाल में काम करने जाते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग नेपाल के जो है इंडिया में काम करने आते हो, और शाम होते के साथ ही ये दोनों अपने देश वापस चले जाते हो। इंडिया के लोग जो काम करने के लिए नेपाल में गए थे, वो रात को जो है वापस इंडिया में आ जाएंगे। सेम एज इट इज, जो नेपाल वाले इंडिया में आए थे, वो शाम को जो है वापस अपने नेपाल चले जाएंगे। तो बॉर्डर वर्कर में जो जिस देश का होता है, हम उसे उसी देश के लिए जो है नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करके चलते हैं। होप सो बच्चों यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी। चलो, इनकेस कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर जो है, या फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप का। ठीक है, और एक होता है बच्चों हमारा रेसिडेंटशिप का। सिटीजनशिप क्या होता है, पहले हम सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बेटा एक लीगल प्रोसेस होती है। सिटीजनशिप क्या होती है हमारी? एक लीगल प्रोसेस होती है। और हमारे पास में किसी भी देश की जो है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो दो तरीके से लीगल सिटीजन पा सकती है। पहला, बाय बर्थ।
अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, आपके दादा, आपके पिताजी, आपके परदादा, इन द सेंस कोई भी, अगर वो इंडिया में जन्म लेते आ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है क्या बन जाओगे, इंडिया के सिटीजनशिप बन जाओगे। लेकिन अगर आप जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बाहर किसी देश से हो और आप इंडिया में रेसिडेंटशिप चाहते हो तो आपको जो है यहाँ के जो लॉज हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको क्या जमा करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सिटीजनशिप बन सकते हो। वहीं अगर बच्चों हम बात करके चलते हैं अपनी सिटीजन रेसिडेंटशिप की, ठीक है। तो रेसिडेंटशिप के अंदर क्या होता है बच्चों, दो तरीके से। पहला, 1 ईयर स्टे होना चाहिए आपका, यानी कि 1 साल से आप ज्यादा रह रहे हो। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था क्या होता है, कि आपका स्पेंडिंग एक्यूमुलेशन जो है वो इंडिया में होना चाहिए और आपकी जो दूसरा पॉइंट है, इनकम भी आपकी इंडिया से जनरेट होनी चाहिए। अगर ये चीज है, यानी कि ये जो रेसिडेंटशिप है, ये आपकी कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं होती बच्चों, ये आपकी कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं होती है। लीगल प्रोसेस सिर्फ आपकी जो है सिटीजनशिप होती है। रेजिडेंटशिप जो है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, इन द सेंस अगर आप 1 साल से ज्यादा हो और जो है अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके अंदर बना के रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं बच्चों इसी चैप्टर के अंदर, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है बच्चों, अगर हमें कोई भी काम करने के बदले अगर हमें पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में या पिछली वीडियो के अंदर बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर होते हैं। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें जो आपको दिख रही हैं, ये क्या है, मेरी फैक्टर इनकम होती हैं। हम कुछ काम करते हैं, उस काम को करने के बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं ट्रांसफर इनकम की, किसकी बात करूं मैं आप लोगों से, ट्रांसफर इनकम की। तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है, आप इसे वन वे ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हो, वन वे ट्रांजेक्शन बोलते हो, क्योंकि इसका जो है केवल वन साइड ट्रांसफर होता है। हमने पैसे मिले तो हैं लेकिन हमने उसके बदले कुछ काम किया नहीं था। जैसे कि आप इसका मानोगे ओल्ड एज पेंशन होता है, ठीक है बच्चों। ओल्ड एज पेंशन, मान के चलो कि आप जो है विदेश में काम करते हो और आपके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, तो आप विदेश से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ पैसे भेजते हो, तो वो भी वन वे ट्रांसफर हुआ। सपोज एट, मान के चलो कि आप पढ़ने के लिए विदेश में गए हो और आपके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, तो आपके पापा ने जो पैसे वहां भेजे होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, जिसके बदले में हमारे पास कुछ भी नहीं आता। तो इतना है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर और लाइक जो है सब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर 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 शेयर कर लेना। आज के लिए थैंक यू।